Hello, students, and welcome to this new lecture where we have earlier studied that the first type of the sentences which were two objects. दो objects वाले sentences हमने पहले पढ़े थे और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट्स अगर हो तो क्या करना है वो हमने बात की थी। मैं टू ऑब्जेक्ट्स पे थोड़ा जूम इन करता हूँ जिससे आपको याद आ जाए। ये टू ऑब्जेक्ट्स वाला हमने एक्सरसाइज किया था। तो अब हम नंबर 2 पे जाते हैं। कौन से वर्ड्स के साथ हमको बाय नहीं यूज करना है? ये क्या है? डोंट यूज बाय विद दीज वर्ड्स। ये वर्ड्स के साथ आपको बाय नहीं यूज करना है, ठीक है? ऐसे वर्ड्स हैं जिसके साथ आप बाय यूज करोगे तो गलत मीनिंग निकलेगा, मीनिंग ही प्रॉपर नहीं निकलेगा। तो आई प्लीज्ड हिम, तो अगर ऐसा सेंटेंस हमको कन्वर्ट करने के लिए मिल गया तो हम क्या करेंगे? ही वॉज प्लीज्ड विथ मी। हम बाय नहीं यूज करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे ये सारे वर्ड्स आप नोट कर लीजिए। प्लीज्ड है, सेटिस्फाइड है, डिस्गस्टेड है, चार्म्ड है, एंथ्रोन्ड है। ऐसी सारी चीजें जो हम किसी को फीलिंग ट्रांसफर कर सकते हैं या हम फील कर सकते हैं, ठीक है? ये चीजों में हम बाय नहीं लगाएंगे। किसी को फीलिंग ट्रांसफर करा सकते हैं, जैसे डिस्गस्टेड, तो ही डिस्गस्टेड, आई डिस्गस्टेड हिम, तो ही वॉज डिस्गस्टेड विथ मी, ऐसा हम लिखेंगे। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं वो है कि ऐसी जगहों पे जहां पे हमको इंट्रांजिटिव वर्ब देखने को मिलता है, ठीक है? इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सा वर्ब होता है? इंट्रांजिटिव मतलब जिसके अंदर ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेते हैं। आई एम लाफिंग, फुल स्टॉप, आई एम लाफिंग। तो बेटा ये सेंटेंस जो है आई एम लाफिंग, यहाँ पे हमको नहीं कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, ना ही कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। हम ऑब्जेक्ट लिख ही नहीं सकते हैं इसमें। क्यों? क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये अपने आप ही मीनिंग बना लेता है सेंटेंस का। आई एम लाफिंग, तो मैं हंस रहा हूँ, ये प्रॉपर मीनिंग बन रहा है सेंटेंस का, ठीक है? इसमें हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस नहीं कर सकते हैं। ऑर्डर और रिक्वेस्ट में हम कैसे करेंगे वो हम देखेंगे, लेकिन जनरली एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इंट्रांजिटिव वर्ब में नहीं होगा। ये आपको याद रखना है। अगर आई एम लाफिंग आ गया तो नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि भाई सारे हेल्पिंग वर्ब, जितने भी हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, विल, शैल, ये सारे हेल्पिंग वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। उनको एडिशनल वर्ड्स की जरूरत पड़ती है मीनिंग निकालने के लिए। जैसे आई छोड़ दीजिए, शी इज, तो अगर मैं फुल स्टॉप रख दूं तो ये प्रॉपर मीनिंग है? नहीं है। शी इज, तो शी इज प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे शी इज प्लेइंग हम लिख सकते हैं, तो ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन उसके साथ ऑब्जेक्ट हम रख सकते हैं। शी इज प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं क्रिकेट, तो यहाँ पे ये एक ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। और एक एग्जांपल, इज तो ट्रांजिटिव वर्ब है ही। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। जैसे यू आर ईटिंग एन एप्पल। ईटिंग क्या? तो ईटिंग एन एप्पल, तो ईटिंग हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको एडिशनल वर्ब्स की जरूरत पड़ती है मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। और जिसको एडिशनल वर्ब्स की जरूरत नहीं पड़ती है उनको हम बोलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ये क्लियर हो गया बेटा? तो ऐसी चीजों में जहां पे हमको ऑब्जेक्ट ही नहीं है उसमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कैसे करेंगे? नॉट पॉसिबल ना। ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए ना। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का बेस ही है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कम्स फॉरवर्ड, ऑब्जेक्ट कम्स फॉरवर्ड, ऑब्जेक्ट कम्स फॉरवर्ड, सब में ऑब्जेक्ट आगे आता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब में ही एक्टिव एंड पैसिव हो सकता है। ये पता चल गया बेटा आपको? ओके, तो ये हमने देखा कि कौन सी चीजों के साथ, कौन से वर्ड्स के साथ हमको बाय नहीं यूज करना है, ठीक है? वहां पे विथ यूज करना है, वो हमने देखा। और हमको ये भी पता चल गया कि इन ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ हम वॉइस चेंज नहीं कर सकते हैं। चलिए, नंबर 2 क्लियर हो गया। नंबर 3 बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट। तो ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट आज हम पढ़ेंगे। व्हेन देयर इज एन ऑर्डर, एग्जांपल गो देयर एंड सिट डाउन। ये ऑर्डर किया ना मैंने, गो देयर एंड सिट डाउन, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे हम करेंगे यू आर ऑर्डर्ड। यू आर ऑर्डर्ड हम आगे रख देंगे सेंटेंस में। गो देयर एंड सिट डाउन के आगे हमने रख दिया यू आर ऑर्डर्ड। और यू आर ऑर्डर्ड के बाद हम रख देंगे टू, टीओ, टू। इसको हम बोलते हैं वर्ब को इंफिनिटिव में कन्वर्ट करना। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? मैं आपको लिख के समझाता हूं, देखिए। लिख के आपको मैं समझाता हूं। जैसे अगर मेरे पास एग्जाम्पल है कि शट द डोर, है ना, शट द डोर, तो मैंने आपको ऑर्डर किया शट द डोर। तो यहाँ पे वर्ब क्या है बेटा? वर्ब मतलब शट करना, बंद करना। आप बंद कर सकते हैं डोर को, तो वर्ब हो गया हमारा यहाँ पे शट। मैं यहाँ पे आपको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, शट
वर्ब, ठीक है। और डोर क्या हो गया हमारे लिए, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। शट क्या करना है, शट व्हाट, द डोर, तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, द डोर। ये सेंटेंस के अंदर ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और ये हो गया हमारा वर्ब। यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट यहाँ पे हमको यू कंसीडर कर लें, यू सब्जेक्ट है बस, क्योंकि जब भी हम ऑर्डर करते हैं तो सामने वाले को ही ऑर्डर करते हैं ना, किसी तीसरे पर्सन को थोड़ी ना ऑर्डर कर सकते हैं। आप घर पे बैठ के बाजू वाले घर में पड़ोसी का थोड़ी ना आप ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो हम आपके सामने जो है उसकी बात करेंगे। आपके सामने कौन होता है, आपके सामने जो भी होता है वो हो जाता है सेकंड पर्सन। ये आपको याद रखना है, सेकंड पर्सन हो जाता है। सेकंड पर्सन तो यू होता है, तो यू हमको गिन लेना है। इम्प्लाइड, इम्प्लाइड मतलब हम मान ही लेते हैं कि नहीं बस सब्जेक्ट होता है तो यू ही होता है, सब्जेक्ट यू। ये मैंने आप लिख लिया आपके लिए, ठीक है। ये आपको कंसिडर कर देना है कि सब्जेक्ट यू गिन ही लेना है। शट द डोर, ये हमारा सेंटेंस था। यहाँ पे हमको सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। चलिए बढ़िया हो गया। लेकिन ये तो एक ऑर्डर है सर, ऑर्डर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम आंसर, सॉरी पैसिव वॉइस, इसमें हम कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड, ये हम लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड। तो ये जब हम लिख रहे हैं यू आर ऑर्डर्ड, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बेटा, सब्जेक्ट तो हमने लगा ही दिया, यस सुनो, सब्जेक्ट जो था ऊपर से यू हम नीचे लेके ही आए। आर ऑर्डर्ड, तो ये क्या हो गया बेटा, कौन सा टेंस हो गया, आर ऑर्डर्ड है, इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इज एम आर वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हम जब ये बात कर रहे हैं, इज एम आर का वर्ब थर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो आर लगा दिया हमने, हो गया वर्ब। ऑर्डर्ड लगा दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। भाई वर्ब आ गया सेंटेंस में। अब क्या करना है, यू आर ऑर्डर्ड में वर्ब तो आ गया, तो यहाँ पे हमको टू ऐड करना है। टू से होगा क्या, टू प्लस वर्ब से होगा क्या, टू शट द डोर। मैं पहले आपको सेंटेंस बता देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे हमने जो टू प्लस शट लिखा है ना, टू प्लस शट जो लिखा, वो बेटा ये जो शट वर्ब था, ये जो शट जो एक्चुअल वर्ब था हमारा, उसको हमने क्या किया बेटा, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया टू प्लस शट में, राइट। उसको हमने टू प्लस शट में कन्वर्ट कर दिया। ये टू प्लस शट में कन्वर्ट हो गया। ये टू प्लस शट क्या है सर, तो टू प्लस शट हो गया इन्फिनिटिव। ये इन्फिनिटिव क्या होता है सर, इन्फिनिटिव एक अलग ही वर्ड होता है, एक अलग ही वर्ड जिसके आगे आपको टू दिखे और फिर वर्ब दिखे, उसको हम बोलते हैं इन्फिनिटिव। तो टू प्लस वर्ब, ये हो जाता है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव वर्ब का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जो वर्ब अगर इन्फिनिटिव में कन्वर्ट हो जाए, कोई भी वर्ब अगर इन्फिनिटिव में कन्वर्ट हो जाए, तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, वो वर्ब नहीं माना जाता है फिर, ठीक है। वो इन्फिनिटिव में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो एक्चुअल वर्ब था उसको कन्वर्ट कर दिया इन्फिनिटिव में, और एडिशनल वर्ब हमने लगा दिया ऑर्डर्ड, है ना, हमने एडिशनल वर्ब लगा दिया ऑर्डर्ड यहाँ पे। तो ये बढ़िया हो गया, पता चल गया आपको। वापिस आते हैं वो सेंटेंस पे, when there is an order go there and sit down। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले you are ordered लगा देंगे और जो मेन वर्ब था उसको इन्फिनिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। तो you are ordered हमने लगा दिया, go जो मेन वर्ब था उसके पहले हमने to लगा दिया, to go there and sit down, you are ordered to go there and sit down। आप पूछेंगे कि सर ये सिट भी वर्ब है तो इसके आगे टू क्यों नहीं लगाया। सबसे पहले शुरुआत में जो मेन वर्ब है जिसको हम कंसीडर करके सेंटेंस बना रहे हैं, जैसे गो, उसको ही हम इन्फिनेटिव कन्वर्ट करेंगे। ऐसा भी लिख सकते हैं हम, यू आर ऑर्डर टू गो देयर एंड टू सिट डाउन, लेकिन इट इज नॉट प्रॉपर ग्रामर। अगर हम टू लगा देते हैं तो इटसेल्फ वो जो वर्ब है वो इन्फिनेटिव कन्वर्ट हो गया और ये कंसिडर नहीं होगा। तो यू आर ऑर्डर टू गो देयर एंड सिट डाउन, ये हो गया हमारा प्रॉपर आंसर। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर। नंबर टू, व्हेन देयर इज एन रिक्वेस्ट, एक अगर कोई रिक्वेस्ट है, प्लीज कम हियर, तो प्लीज आ गया तो रिक्वेस्ट कर दिया भैया आपको कि प्लीज कम हियर, प्लीज यहाँ पे आओ। तो रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड लगा देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, और वर्ब को इन्फिनिटिव में कन्वर्ट कर देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर, बस खत्म। प्लीज को हटा देंगे, प्लीज की जगह पे हमने रिक्वेस्टेड यूज कर दिया, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर। ठीक है बेटा, ये हो गया ऑर्डर, ये हो गया रिक्वेस्ट। कहीं पे भी अगर रिक्वेस्ट सजेशन आता है,
अच्छा, सजेशन की हमने बात नहीं की। सजेशन की हम बात करते हैं कि भाई सजेशन आ गया कि यू शुड टेक योर मेडिसिन रेगुलरली, तो यू शुड टेक योर मेडिसिन रेगुलरली, ये तो सजेशन आ गया। तो यहाँ पे क्या करना है, योर मेडिसिन शुड बी टेकन बाय यू रेगुलरली। तो ये अगर सजेशन आ गया है, सजेशन आ गया है, तो ये ऑब्वियसली कन्वर्ट हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस में, क्योंकि यू शुड टेक, शुड प्लस टेक मतलब वर्ब फॉर्म, विल की जगह पे शुड है, क्या फर्क पड़ता है, शुड टेक, शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो कहां पे देखने को मिलता है हमको, सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया, ठीक है। टेक योर मेडिसिन रेगुलरली, तो टेक योर मेडिसिन रेगुलरली भी सजेशन हो गया, तो आप आगे क्या लिख सकते हैं, यू आर सजेस्टेड टू टेक योर मेडिसिन रेगुलरली। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अगर सजेशन है टेक योर मेडिसिन रेगुलरली, सजेशन है तो सजेशन लिख देंगे, यू आर सजेस्टेड, ठीक है, यू आर सजेस्टेड, ये हम लिख देंगे, ठीक है, कंप्लीट। सर एडवाइस हो गई तो, एडवाइस हुई तो, भाई एडवाइस हुई तो एडवाइस लगा देना, यू आर एडवाइज टू टेक योर मेडिसिन, यू आर एडवाइज टू गो देयर एंड सिट डाउन। एडवाइस, मैंने आपको एडवाइस की भाई वहां पे आप बैठ जाइए, अब गो देयर। सर डिफरेंस कैसे करेंगे ऑर्डर और एडवाइस में, तो देखिए बेटा, ऑर्डर्ड मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ गो देयर एंड सिट डाउन, एडवाइस देना मतलब एडवाइस क्या होता है, जो आपको पता है लेकिन आप नहीं कर रहे हो, जो आपको पता है लेकिन आप नहीं कर रहे हो, तो उसमें आपको सलाह दी जाती है कि भाई ऐसा करिए, ठीक है। जैसे आपको पता है कि आपको 10th स्टैंडर्ड के बाद साइंस कॉमर्स लेना है, लेकिन आपको कोई सजेस्ट करे कि टेक कॉमर्स आफ्टर 10th, तो आपको कोई सजेस्ट कर रहा है कि भाई टेक कॉमर्स आफ्टर 10th या टेक साइंस आफ्टर 10th, तो आपको ये सजेस्ट कर रहा है, तो आपको लिखना है कि यू आर सजेस्टेड टू टेक कॉमर्स आफ्टर 10th, यू आर सजेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड टू टेक कॉमर्स आफ्टर 10th, यू आर एडवाइज्ड टू टेक साइंस आफ्टर 10th। समझ में आया, एडवाइस मतलब ऐसी चीजें होती हैं जो आपको पता तो है लेकिन आप कर नहीं रहे हो। सजेशन मतलब आपको पता नहीं है, आपको पता चल रहा है, सजेस्ट, आपको सजेस्ट किया गया है कि नहीं एक काम करिए, आप राइट मुड़िए, लेफ्ट मुड़िए और फिर आपको रास्ता मिल जाएगा, टेक राइट, गो लेफ्ट, गो लेफ्ट, गो राइट, एंड देन यू विल फाइंड योर डेस्टिनेशन। तो ये हो गया हमारा सजेशन, मतलब आपको पता नहीं है, आपको बताया गया है, सजेस्ट किया गया है, ये होता है सजेशन। सजेशन और एडवाइस के बीच में डिफरेंस होता है। एडवाइस क्या होता है, एडवाइस होता है जो आपको पता है लेकिन आप कर नहीं रहे हो, जो आपको पता है आप कर नहीं रहे हो। और सजेशन मतलब जो आपको नहीं पता, आपको बताया गया है, आपको बताया गया, भाई रास्ता नहीं पता, रास्ता वो सजेस्ट कर रहा है हमको कि भाई एक काम करिए, गो लेफ्ट, गो राइट, और फिर आपके स्कूल आ जाएगी। तो ये हो जाता है सजेशन और एडवाइस। ओहो, चलिए फोर्थ कॉन्सेप्ट पे आते हैं। फोर्थ कॉन्सेप्ट है हमारा लेट वाला सेंटेंस। भाई ये क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो भाई हमको सेंटेंस में आगे लेट दिखता है, लेट अस क्लोज द डोर, लेट अस क्लोज द डोर, लेट अस डू दिस, लेट अस डू दैट, लेट अस डू दिस। तो ये सारी चीजें जो हमको देखने को मिलती है ना, जहाँ पे हमको सजेशन या एडवाइस भी दी जाती है, लेट अस क्लोज द डोर, चलिए हम डोर क्लोज करने के लिए जाते हैं, तो ये हमको सजेस्ट किया चलिए डोर क्लोज करने जाते हैं, लेट अस क्लोज द डोर। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो स्टेप्स मैंने लिखे हुए हैं आपके सामने। When let comes in sentences in active voice, use be after the object। तो आप जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके बाद पैसिव वॉइस में जब आप कन्वर्ट कर रहे हैं, तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के बाद आपको बीईबी यूज करना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फॉर्मूला एक्टिव टू पैसिव वॉइस, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। सब एग्जाम्पल दिया हुआ है स्क्रीन पे, लेट अस क्लोज द डोर। तो यहाँ पे क्या किया हमने, कुछ नहीं किया सर, लेट का लेट रख दिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या था, द डोर, लेट अस क्लोज व्हाट, द डोर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट द डोर था, द डोर को हम आगे लेके आए, लेट द डोर, बी ऐड करना है आपको, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, बात खत्म। लेट द डोर बी क्लोज्ड बाय अस, अगर अस है तो ठीक है, नहीं है तो ओके, हमको बाय अस नहीं लिखना है। लेट द डोर बी क्लोज्ड बाय अस। चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, लेट अस कंप्लीट द वर्क,
लेट अस कंप्लीट द वर्क। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले पैसिव वॉइस में लेट का लेट ही रख देंगे, लेट, फिर ऑब्जेक्ट क्या था, लेट अस कंप्लीट क्या, द वर्क, तो लेट द वर्क लिख दिया हमने, क्लियर। बी ऐड करना है, लेट द वर्क बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, लेट द वर्क बी कंप्लीटेड बाय अस, ये हो गया अस, अस दिया हुआ इसलिए हमने लिख दिया। और एक सेंटेंस लेते हैं, लेट लेट हर, लेट हर रिसीव द अवार्ड, लेट हर रिसीव द अवार्ड। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सिंपल है, पैसिव वॉइस करेंगे लेट, फिर हम लिखेंगे क्या, द अवार्ड, लेट हर रिसीव व्हाट, द अवार्ड, लेट द अवार्ड, फिर बी, लेट द अवार्ड बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब कौन सा है, रिसीव, रिसीव, रिसीव्ड, रिसीव्ड, लेट द अवार्ड बी रिसीव्ड बाय हर, ठीक है बेटा, लेट द अवार्ड बी रिसीव्ड बाय हर। तो ये हो गया हमारा आंसर, फुल स्टॉप। आ गया बेटा लेट वाला सेंटेंस। आपको फॉर्मूलाज एक बार देख लेते हैं जो मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर रखी हुई है। फॉर्मूलाज फॉर एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव टू पैसिव करने के लिए लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट इफ एनी, अगर कोई सब्जेक्ट है तो। बेटा ये सेंटेंसेस आप एक बार लिख लीजिएगा। फॉर्मूला पैसिव टू एक्टिव, पैसिव टू एक्टिव करने के लिए क्या फॉर्मूला है, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। पैसिव टू एक्टिव करने के लिए ये फॉर्मूला है, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या सिंपल है, नीचे लिखा हुआ है देखिए, लेट द वर्क बी कंप्लीटेड बाय अस, तो उसमें से हमको सबसे पहले हमको पता ही चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट आगे ही है, द वर्क तो ऑब्जेक्ट ही है ना, वर्ब कंप्लीटेड है ये भी हमको पता चल जाएगा, और अस दिया हुआ है तो अस को आगे हम लिखते हैं, तो अस, लेट के बाद अगर अस लिखते हैं तो अस ही रहता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को आगे लेके अस को हम आगे लेके आएंगे, तो लेट अस, लेट अस, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कंप्लीटेड, तो कंप्लीट उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, लेट अस कंप्लीट, और फिर ऑब्जेक्ट डाल दिया द वर्क, द वर्क लिख दिया, लेट अस कंप्लीट द वर्क, ठीक है। ये हो गया आपका लेट वाले सेंटेंसेस। मैं क्लियर करता हूं इन 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, क्लियर। चलिए ये कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया लेट वाला सेंटेंस। अब एक एडिशनल कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल वाला है, आपको शायद ही पता हो जाएगा, पता होगा ही, देख लेते हैं। देखिए बेटा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस आ गया, जैसे शी डज नॉट लाइक कॉकरोचेस, तो यहाँ पे क्या है, डज है, तो यहाँ पे क्या करना है सर, यहाँ पे बहुत कुछ नहीं करना है, बस कॉकरोचेस जो लिखा, शी डज नॉट लाइक कॉकरोचेस, को कॉकरोचेस को पसंद नहीं है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, शी डज नॉट लाइक पॉट, तो हमको आंसर मिलता है कॉकरोचेस, तो कॉकरोचेस हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, कॉकरोचेस को आगे लेके आए हम। यहाँ पे डज जो है उसकी जगह पे हम यूज करेंगे आर, ठीक है। हियर डू डज इज डिलीटेड एंड इज एम आर इज एडेड, इज एम आर हम लिखेंगे, ऐड करेंगे। कॉकरोचेस प्लूरल है इसलिए मैंने आर यूज किया है, ठीक है। अगर कुछ ऑब्जेक्ट सिंगुलर होता तो हम इज यूज करते। कॉकरोचेस आर के बाद नॉट, ऑब्वियसली आर के बाद ही नॉट आता है, आर के पहले नॉट नहीं लिखना है। कॉकरोचेस आर नॉट लाइक्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म लाइक्ड बाय हर, बात खत्म। शी डज नॉट लाइक कॉकरोचेस, तो कॉकरोचेस आर नॉट लाइक्ड बाय हर, ये हो गया हमारा सेंटेंस। हमने क्या किया, यहाँ पे डू डज जो है उसको डिलीट कर दिया और इज एम आर को ऐड करना है। तो ये बात की हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस की। सिंपल पास्ट टेंस की क्या बात है, सिंपल पास्ट टेंस में अगर नेगेटिव आ गया तो हमको डिड दिखेगा, आई डिड नॉट राइट अ लेटर, तो यहाँ पे डिड दिख गया, तो डिड को डिलीट करना है, वॉज वेयर को ऐड करना है, अ लेटर वॉज नॉट रिटन बाय मी। तो ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करना है, आई डिड नॉट राइट अ लेटर, ठीक है। आई डिड नॉट राइट अ लेटर। बाकी कहीं भी नेगेटिव वर्ड आता है तो आपके पास हेल्पिंग वर्ब तो रहता ही है, तो बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए, बात खत्म। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ कॉन्सेप्ट। ये 5 कॉन्सेप्ट हमने
टाइप्स ऑफ सेंटेंस इसमें देख लिए जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में 10th स्टैंडर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक्सरसाइज आपकी होमवर्क में दी जाएगी और एक्सरसाइज हम होमवर्क में करेंगे। आपको होमवर्क में जो एक्सरसाइज दी जाएगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आपको होमवर्क में मैं पहले 3 एक्सरसाइजेज दूंगा, 3 या 4, मोस्ट प्रोबेबली 3 या 4 एक्सरसाइजेज होंगी, तो वो आपको सॉल्व करनी है। कई सेंटेंसेस होंगे बेटा, 50 सेंटेंस जैसे होंगे प्रोबेबली, तो वो आपको होमवर्क में मैं भेज दूंगा। आपको वो सेंटेंसेस सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम वो सेंटेंसेस लेक्चर में मैं सॉल्व करके आपके लिए दूंगा। तो आपको एक जनरल एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में क्या करना है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ओके। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की एक छोटी सी बात ये है बेटा कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में हम ये चीज याद रखनी है कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स में हम एक्टिव एंड पैसिव नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी बात कि जो भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जो भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उसके अंदर हम एक्टिव एंड पैसिव नहीं करेंगे, क्योंकि बीन और बीइंग कन्वर्ट नहीं हो सकते। बीन और बीइंग हम एक साथ सेंटेंस में नहीं लिख सकते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में भी बी और बीइंग कंटिन्यूस में आ जाएगा, तो वो भी हम नहीं करेंगे। तो ये हमको याद रखना है बेटा, तो ये हमको याद रखना है। ठीक है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बहुत ही सिंपल है। एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस करने के सारे एग्जांपल्स मैंने आपको बताए। पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस करने का कोई ट्रिक नहीं है बेटा, बहुत ही सिंपल है। आपको खाली उसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है, और अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ एक्टिव वॉइस रख देना है बस, और कुछ नहीं करना है। बहुत ही सिंपल हो जाएगा आपके लिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। नेक्स्ट लेक्चर में शायद आपको ग्रामर के टॉपिक आगे मैं और एक टॉपिक ले लूंगा, और शायद या इंग्लिश का लेक्चर हम लेंगे। तो यहाँ पे आपका ये लेक्चर खत्म होता है। एक बार और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस यहाँ पे खत्म होता है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की एक्सरसाइज मैं आपको होमवर्क में सेंड करूंगा। और एक और बात मैं बता दूं, आपकी एग्जाम शायद खत्म हो गई होगी, एसएस की और इंग्लिश, एसएस की और मैथ्स की आपकी शायद एग्जाम नहीं खत्म हुई होगी, तो होगी एग्जाम, ये कंफर्म है। एग्जाम के बारे में जब बात कर रहा हूँ तो 25 मार्क्स की एग्जाम एसएस की होगी। उसके अंदर प्रोबेबली क्वेश्चन आंसर्स भी हो सकते हैं, एमसीक्यूज भी हो सकते हैं। खाली एमसीक्यूज नहीं आएंगे तो आशा मत रखिएगा कि बस एमसीक्यूज आ जाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी आएंगे, और वो आपको बुक के अंदर लिखने हैं। बुक के अंदर लिख के आपको सबमिट करने हैं स्कूल पे, आपके पेरेंट्स को स्कूल में आके वो बुक सबमिट करनी है। ठीक है, ये हो जाएगा आपके। और जो भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो वो जानकारी आपको मिल जाएगी आपके स्कूल के फोन नंबर पे कॉल करने से। चलिए, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म करते हैं हम। बाय बाय।